हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं संस्कार, मूल्य और आत्मविकास की बातें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक का पाठ 5 और उसने सुना। उस दिन स्कूल से लौटते ही मैं सीधे अपने कमरे में जा बैठा और अपने स्कूल बैग को जमीन पर पटकते हुए पलंग पर लेट गया। तभी माँ ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। माँ तथा घर के अन्य सदस्यों की निगाहों से बचने के लिए मैं सीधे अपने कमरे में जा बैठा था, परंतु शायद किस्मत मेरे साथ नहीं थी। मेरी हालत को देखते ही माँ समझ गई कि या तो मैं किसी से लड़कर आया हूँ अथवा कहीं से चोट खाकर आया हूँ। कमीज की जेब फटी हुई थी तथा दोनों बाजू जगह जगह से उधरी हुई थी। आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल आंखों से देखी गई बात ही सच नहीं होती। कभी कभी जरूरी होता है किसी की बात को ध्यान से सुनना और समझना। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से इससे आगे की घटना, जिसमें सहानुभूति, समझदारी और चुप्पी की एक भावपूर्ण सीख दी गई है। आइए देखते हैं आगे की कहानी। अरे बाजू और टांगों पर खरोंचे थी तथा हाथ पांव और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। इससे पहले माँ मुझसे कुछ पूछ पाती, इनायत अपनी माँ के साथ आ खड़ा हुआ। उसकी अम्मी बहुत नाराज थी और घर में घुसते ही जोर से चिल्लाते हुए मुझे पुकारने लगी। इनायत के कपड़े तथा शरीर पर लगे घाव उसकी व्यथा कथा बता रहे थे। इनायत की अम्मी की आवाज़ सुनते ही मैं माँ के साथ मुख्य कक्ष की तरफ दौड़ पड़ा। पिताजी, दादा दादी तथा घर के सभी अन्य सदस्य भी मुख्य कक्ष में आ खड़े हुए। स्वाभाविक था, सभी हम दोनों की हालत देखकर हैरान थे। इनायत और मेरा हाल देखकर घर के सदस्यों ने तुरंत अनुमान लगाया कि हम दोनों के बीच हाथापाई हुई है। तो वहीं पिताजी को हमारी हालत देखकर यकीन हो चला कि अवश्य हम दोनों एक दूसरे की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। इनायत की अम्मी मुझे देखते ही बहुत गुस्से से बोली, देखा इसका हाल, कितनी चोटें लगी है, इस पर हाथापाई करना कहाँ तक उचित है। माँ ने तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे मुझे इनायत से माफ़ी मांगने के लिए कहा। उस समय मैं बहुत अचंभित हुआ, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। उसके बावजूद मैंने इनायत और उसकी अम्मी से माफ़ी मांगी। मेरी माफ़ी मांगने के बावजूद भी इनायत की अम्मी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और चली गई। उनके जाने के बाद पिताजी भी मुझको बहुत बिगड़े। मैं पिताजी की इस घटना के बारे में बताना चाहता था, पर पिताजी मेरी बात बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं थे। अंत में मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ बैठा कि तभी दादाजी मेरे कमरे में आए और मुझे समझाने लगे। उन्होंने भी मुझसे कहा कि मुझे तुमसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी, जिसके कारण आज परिवार को लज्जित होना पड़ा है, और ऐसा कहकर वे भी वहाँ से चले गए। तभी माँ दवाई लेकर मेरे कमरे में आई और मेरे जख्मों पर दवाई लगाते हुए मुझे समझाने लगी। मैं माँ को बताना चाहता था कि मेरा तथा इनायत का यह हाल किस प्रकार हुआ, परंतु माँ बिना कुछ सुने बोलती गई तथा अंत में मुझे हल्दी मिले दूध का गिलास पकड़ाकर जल्द ही दूध खत्म करने को कहकर वहाँ से चली गई। मैं अभी दूध पी ही रहा था कि मेरा बड़ा भाई मेरे कमरे में आकर मुझ पर हंसते हुए बोला, पिट कर आए हो या पीट कर आए हो। फिर वह मुझे धमकाते हुए बोला, आगे से लड़ना हो तो मुझे बुला लेना, पिटने की जरूरत नहीं है। मेरी नाक कटवा दी। भाई के मेरे कमरे से जाते ही मैं बहुत उदास और हताश होकर चुपचाप अपने पलंग पर बैठ गया। मन कर रहा था जोर जोर से चीख कर सबको अपनी आप बीती बताऊं, पर शायद कोई सुनना ही नहीं चाहता था। मैं माँ, पिताजी, भाई, दादाजी सबके द्वारा बोले गए शब्दों के बारे में सोचने लगा। दादाजी, पिताजी तथा भाई अपने अपने कारण से मेरे व्यवहार से लज्जित थे। माँ लज्जित नहीं थी, पर हैरान परेशान अवश्य थी। वहीं इनायत की अम्मी ने तो मुझे एक बिगड़ा हुआ नालायक गुंडा बच्चा जैसे शब्दों से अलंकित कर दिया। हैरानी थी कि इनायत भी कुछ नहीं बोला। उसने ऐसा क्यों किया? उसे क्या हुआ? क्या उसने यह सब जानकर किया? यही सब सोचकर मैं बहुत दुखी होकर रोने लगा। रोते रोते मुझे लगा जैसे कोई पलंग पर मेरी पीठ के साथ सहारा लेकर बैठा हुआ है। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी छोटी बहन कारुणिका थी। कारुणिका कब मेरे कमरे में आई, आकर बैठ गई, मुझे पता ही नहीं चला, परंतु उसका इस तरह मेरे से सटकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ देर हम दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। फिर मैंने उसके बिना कुछ पूछे ही अपनी आप बीती सुनाने शुरू कर दी। मैंने उसे बताया कि किस प्रकार मैं और इनायत सड़क पर चल रहे थे कि तभी कुछ कुत्ते हम पर भौंकने लगे। हम घबरा कर भागे तो कुत्ते भी हमारे पीछे भागने लगे, और इस तरह किस प्रकार भागते भागते हम गिरे, हमें चोटें लगी। कानून का बिना कुछ बोले मुझे चुपचाप सुनती रही। मैंने उसे बताया कि किस प्रकार बिना कुछ जाने सुने पिताजी और दादाजी खूब नाराज हुए। मैं रोते हुए बोला, उन्हें लगता है मैंने उन्हें लज्जित किया है, तो वहीं भाई को लगता है कि मैं डरपोक और निकम्मा हूँ।
हम अभी भी सटकर वैसे ही बैठे थे और वह मुझे बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर मैं कुछ हैरान होते हुए बोला, कानूनी का मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि इनायत ने अपनी अम्मी को सच क्यों नहीं बताया। इनायत ने ऐसा क्यों किया? क्या वह मुझसे कोई बदला लेना चाहता है? यह कहकर मैं जोर जोर से रोने लगा। कारुणिका उठी और मेरे सामने आकर अपनी छोटी छोटी हथेलियों से मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, भैया मैं आपकी बात तथा स्थिति समझ रही हूँ। इससे पहले हम कुछ आगे बोलते माँ ने पिताजी के साथ कमरे में प्रवेश करते हुए बताया कि अभी इनायत की अम्मी का फ़ोन आया था। वह अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा है तथा हम सबसे माफ़ी मांग रही थी। फिर माँ गुस्सा करते हुए बोली, बताना तो चाहिए था ना कि क्या हुआ है। कहकर वे दूध का खाली गिलास लेकर कमरे से चले गई। तो वहीं पिताजी ने मुझे प्यार करते हुए पूछा, कहीं कुत्ते ने काटा तो नहीं? मैंने धीरे से सिर हिलाकर बताया कि हमें कुत्तों ने नहीं काटा। यह सुनकर पिताजी भगवान को धन्यवाद देते हुए चले गए। उनके जाते ही भाई आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, कुत्ते से डरकर भाग रहे थे, डरपोक कहीं के, और मेरे गाल खींचकर वह भी चला गया। सबके जाने के बाद कारुणिका मेरे पास बैठते हुए बोली, मैं आपको समझती हूँ भैया, आप बहुत अच्छे हो। मैंने कारुणिका को पलंग पर मेरे पीठ पीछे सटकर बैठने को कहा और उसकी जेब से इमली कैंडी निकालकर साथ में खाने लगा। उसका स्पर्श और उसके साथ मुझे एक नई उमंग और खुशी की अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे सब ठीक है। आखिर एक कारुणिका ही तो थी जिसने मेरी बात को सुना तथा मेरी स्थिति को समझा। काश ऐसी समझ सभी में होती। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि सहानुभूति केवल शब्दों से नहीं बल्कि उस स्पर्श, उस मौन और उस साथ से होती है जो किसी के टूटे हुए मन को जोड़ सकती है। काश हम सब में हो ऐसी समझ, ताकि हम सिर्फ सुने नहीं, सुनकर समझे भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जब हमने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर, जहां हम कहानी से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को और अधिक गहराई से जानेंगे। प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 3 तक सभी प्रश्नों तथा उसके विभिन्न भागों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हर एक प्रश्न को 1 से लेकर 5 के बीच में कोई एक अंक प्रदान कीजिए। अंक तालिका इस प्रकार है। तो बच्चों, यहाँ पर 5 अंक दिए गए हैं जिसके लिए अलग अलग पंक्ति बनाई गई है। आप इन्हीं अंकों के अनुसार आंकलन करते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उत्तर का अर्थ है कि आपको उनमें अंक भरना है जो यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मैं किसी के दुख को आसानी से समझ सकती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी के दुख को समझ सकती हूँ यानी हाँ, आप समझते हैं। तो इसीलिए जब आप एग्री होंगे तो आप सहमत हों के लिए 4 अंक देंगे। इसी तरह जब मेरे दोस्त खुश होते हैं तो मैं उनकी खुशी महसूस कर सकती हूँ। यहाँ पर भी आप एग्री हैं, सहमत हैं, इसलिए आप यहाँ पर भी 4 अंक दे सकते हैं या 5 दे सकते हैं। इसी तरह मैं आमतौर पर लोगों के चेहरे के भाव से उसकी मनोस्थिति का अनुमान लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर भी आप सहमत हैं तो आप 4 अंक देंगे। यहाँ देखेंगे प्रश्न 2 में भी कुछ अलग तरीके के प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आप प्रश्नों को पढ़ते हुए उसके लिए अंक प्रदान करेंगे। जैसे, मुझे यह समझने में मुश्किल होती है कि लोग किस तरह महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जहाँ प्रश्न समझ में ना आए वहाँ पर आप न्यूट्रल हूँ अर्थात 3 अंक दे सकते हैं। मुझे दूसरों के दुख दर्द का एहसास नहीं होता, यह गलत है, इसलिए आप यहाँ पर 1 नंबर यानी 1 अंक दे सकते हैं कि मैं इससे असहमत हूँ, मुझे दुख समझ में आता है। तीसरे में है, जब किसी को मेरी मदद की आवश्यकता होती है तो मैं बहाने नहीं बनाता, मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर भी मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। 5 अंक दे सकते हैं। मुझे दूसरों की भावनाओं को पहचानने में कठिन होती है, ऐसा तो नहीं है। जहाँ पर आपको भावनाएं पहचानने में कठिनाई होती है तो वहाँ पर आप न्यूट्रल हो जाओ, 3 अंक दे दो। तो बच्चों, यहाँ पर आप अंकों की गणना करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न 1 में अगर आपके अंक 4 अथवा 5 है तब तो आप संवेदनशील हैं या सहानुभूति रखते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके प्रश्नों के अंक 1 अथवा 2 हैं तो आप संवेदनशील नहीं हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 में यह बताया गया है। अब आती है प्रश्न 2 की बात। प्रश्न 2 में अगर आपके अंक 1 अथवा 2 हैं तो वह यह दर्शाता है कि आप दूसरों के प्रति संवेदनशील है। अब हर प्रश्न में प्राप्त अंकों का योग निकालें। अगर आपके अंकों का योग 48 या उससे अधिक है तो आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, और अगर अंकों का योग 48 से कम है तो आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार लाना होगा।
अब प्रश्न 3 की बात करते हैं। हम अक्सर टीवी पर रेल, हवाई तथा सड़क दुर्घटनाओं के साथ प्राकृतिक आपदाओं में जान माल के नुकसान की खबरें सुनते हैं। हमें इन खबरों से रेस मात्र फर्क नहीं पड़ता। अपने अध्यापक से चर्चा करके समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे सहानुभूति सामाजिक चरित्र की समझ और सद्भाव को बढ़ावा दे सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक नाटक तैयार कीजिए और उसका मंचन विद्यालय में तथा अन्य स्थानों पर अवश्य करें। बच्चों, मैंने यहाँ पर एक नाटक आपके सामने लिख दिया है। आप चाहें तो इसे भी यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी परिस्थिति सही लगती है आप उसे चुन सकते हैं। जैसे एक सहपाठी को परीक्षा में कम अंक मिलने के कारण बहुत बुरा लग रहा था। आप क्या करेंगे? तो मुझे ऐसे दुखी लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? तो यहाँ पर यह पंक्ति गलत है। मैं उसका मजाक उड़ाते हुए अगली बार और मेहनत करने की सलाह दूंगी, यह भी गलत है। प्रश्न 3 में मैं उससे पूछूंगी क्या वह इस बारे में बात करना चाहती है। तो यहाँ पर सहानुभूति दर्शाता है, इसलिए ये सही है। मैं उसे उसके अंक सुधारने के लिए मदद की पेशकश करूंगी, ये भी सही है। परिस्थिति 2 में आप देखेंगे आपका एक दोस्त किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण बहुत परेशान है। वह आपको अपनी समस्या विस्तार से बताता है। आप उसकी समस्या सुनकर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, यानी आपके अंदर कैसे भाव उत्पन्न होंगे। तो मैं उससे इस बारे में बात करने से बचूंगी, ये तो गलत है। मैं उससे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दूंगी, ये भी गलत है। मैं उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनूंगी तथा उसे आश्वासन दूंगी कि सब ठीक हो जाएगा, हाँ ये सही है। मैं उसकी समस्या सुनकर उसे ही इस समस्या के लिए दोषी मानूंगी, ये भी गलत है। अब बात करते हैं परिस्थिति 3 की। आपकी कक्षा में एक नया छात्र आया है जो अकेला और चिंतित दिख रहा है। आप क्या करेंगे? मैं उसे छोड़ दूंगा, गलत। मैं उसका मजाक उड़ाऊंगी और नए छात्र को परेशान करना तो बनता ही है, ये भी गलत है। मैं उसके पास जाकर उससे बात करूंगी और दोस्ती करने का प्रयास करूंगी, ये भी सही है। मैं उसे अपने दोस्तों के समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करूंगी, ये भी सही है। अब बात करते हैं परिस्थिति 4 में। आपका एक दोस्त किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है। उसने आपसे मदद मांगी, आप उसे कैसे प्रतिक्रिया देंगे? मैं उसे मदद देने से यह कहकर मना कर दूंगी कि मैं व्यस्त हूँ, व्यस्त यानी बिजी हूँ, तो ये भी गलत होगा। उससे दूर रहने तथा उसे टालने और नज़रअंदाज करने का प्रयास करूँगी, ये भी गलत होगा। मैं उसकी समस्या को ध्यान से सुनूंगी और हर संभव मदद करूँगी, हाँ ये सही है। मैं किसी और से कहूँगी कि उसकी मदद करे, ये भी गलत होगा। अब आती है आओ आत्मसात करें की बारी। हमने व्यक्तित्व को संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित आदतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर न केवल सहानुभूति बन सकते हैं अपितु दूसरों के साथ अपने संबंधों को और भी सुदृढ़ और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अच्छी आदतों से संबंधित दैनिक नियम दिए हुए हैं। आप इन नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। जैसे सक्रिय सुनना, सचेतना का अभ्यास करना, दृष्टिकोण अपनाना, प्रश्न पूछना, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, सहानुभूति व्यक्त करना, भावनाओं पर विचार करना, स्वयं सेवा और सामुदायिक सेवा करना। उम्मीद है आप इन आदतों को अपनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। बात करते हैं आओ खोजे की। अपने परिवार के साथ बातचीत करके निम्नलिखित परिस्थितियों में घटित किसी घटना का वर्णन करें जब आपके परिवार ने किसी के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की हो। ऐसे में आपने तथा परिवार ने क्या किया और कैसा महसूस किया। तो बच्चों यहाँ पर आप आपके के बदले अपने परिवार के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि पीछे 2 प्रश्नों के उत्तर एक साथ देने हैं, जिसमें दूसरा प्रश्न आपसे संबंधित है और पहला प्रश्न दूसरों से, तो दोनों ही मैच नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो उत्तर देंगे वो अपने से संबंधित देंगे कि आपने कैसा महसूस किया जब आपकी किसी ने मदद करी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो घटना है यह हमसे संबंधित है। एक बार मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए तो मेरी माताजी को भी उनके साथ अस्पताल में रहना पड़ा और हम दोनों भाई बहन को अकेले ही घर में रहना पड़ा। ऐसे समय में हमारे पड़ोसी अंकल आंटी हमारे लिए रोज़ सुबह और शाम का खाना बनाकर देते थे और हमारा ध्यान रखते थे। साथ ही अंकल प्रतिदिन माँ पिताजी को मिलने हॉस्पिटल भी जाया करते थे। इस तरह दुख की घड़ी में हमारे पड़ोसी परिवार ने हमारा बहुत साथ दिया। अगला प्रश्न है, जब किसी ने आपके परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाई हो तो उन्होंने आपको कैसा महसूस कराया? तो इसका उत्तर है, उन्होंने जब सहानुभूति दिखाई तो वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह अपनापन था, भरोसा था। ऐसा लगा कि हमारे दर्द को किसी ने अपना दर्द समझा है, किसी ने महसूस किया है, और यह एहसास ही बहुत सुकून देने वाला होता है। आइए अब देखते हैं इस पाठ से हमने क्या सीखा, इस पाठ का संदेश।
इस पाठ से हम सीखते हैं कि हमें दूसरों की परेशानी को ध्यान से सुनना चाहिए और सच्चे दिल से उसकी मदद करनी चाहिए। सच्ची सहानुभूति केवल बोलने में नहीं बल्कि काम में दिखती है। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए मेरी यह वीडियो अवश्य ही सहायक सिद्ध होगी। आपने जिस तरह से मेरी पुरानी वीडियो को अपना प्रेम और सहयोग दिया है, उसी तरह मेरी नई वीडियो को भी अपना प्रेम एवं सहयोग देते अगर रहें। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।